हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी कोई प्रॉपर्टी तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन बात ये है कि प्रॉपर्टी बनाने के बाद उस प्रॉपर्टी को आगे क्या होगा। तो जैसे कि तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने ज़िंदा रहते ही एक विल बना देते हैं, एक वसीयत बना देते हैं। अग- तो उनके वसीयत के अनुसार वो प्रॉपर्टी जिसके नाम से वसीयत बनाए हैं उनके नेम पे चली जाती है। लेकिन अगर वो वसीयत नहीं बनाते हैं तो मरने के बाद वो प्रॉपर्टी एक हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू बढ़ता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपका जो वसीयत से जो प्रॉपर्टी किसी को दिया जाता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे वसीयत क्या होती है? तो विल का मतलब होता है वसीयत। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखकर बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, पैसा और अन्य चीजें किसे मिलेगी। विल का मतलब होता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति किसे मिलेगी, इसका लिखित फैसला होता है। लेकिन विल जो वसीयत होता है वो मरने के बाद ही इन्फोर्स होता है, लागू होता है। जिंदा रहते वो वसीयत आपका इन्फोर्स नहीं होगा। अगर जिंदा रहते वक्त आप वसीयत को चाहे तो कितनों बार भी चेंज कर सकते हैं, और जो लास्ट वाला वसीयत होगा उसी को वैलिड माना जाता है। तो विल के जरिए व्यक्ति अपने पीछे होने वाले प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोर्ट केसेज और परिवार में झगड़े से बचा सकता है। तो विल इसलिए भी बना दिया जाता है कि मरने के बाद ये डिस्प्यूट ना हो कि प्रॉपर्टी कैसे बंटवारा हो, या बंटवारा के लिए कभी कभी जो कोर्ट में केस चली जाती है, तो इससे बचने के लिए भी विल बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने विल बनाई हो उसे कहते हैं टेस्टेटर, और जिसे विल के जरिए प्रॉपर्टी दी गई है उसे कहते हैं बेनिफिशियरी, लाभार्थी। जो बनाया हुआ है उसको टेस्टेटर बोलते हैं, जिसके लिए बनाया गया है उसको लाभार्थी बोलते हैं, यानी बेनिफिशियरी बोलते हैं। विल में क्या क्या लिखा जाता है? तो एक विल में व्यक्ति अपने किसी भी मूवेबल, चल संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में लिख सकता है। यानी कि विल के द्वारा जो आप चाहिए तो चल संपत्ति भी आप वसीयत बना सकते हैं, या अचल संपत्ति भी आप वसीयत बना सकते हैं। जैसे मकान, जमीन, प्लॉट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, शेयर, म्यूचुअल फंड, कार, बिजनेस शेयर, निजी वस्तुएं, प्रीसियस आइटम्स, गोल्ड आदि। लेकिन अब बात रही कि विल वैलिड कब मानी जाती है। तो विल बनाने के कुछ तो प्रोसीजर होगा ना, कुछ तो प्रक्रिया होगी। ऐसे थोड़े कि कोई भी कैसे भी बन जाएगी। तो विल वैलिड कब मानी जाती है, वैध कब मानी जाती है? तो कानून के अनुसार विल तभी वैध होती है जब ये 5 शर्तें पूरी हो। पहला है कि विल बनाने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक हो और साउंड माइंड में हो, जो कि उसका कम से कम एज 18 वर्ष होना चाहिए। जो टेस्टेटर जो विल बना रहा है उसका कम से कम 18 साल तो एज होनी चाहिए, और वो साउंड माइंड में हो। साउंड माइंड का मतलब होता है कि व्यक्ति समझ सके, उस माइंड में हो। सेकेंड का विल स्वेच्छा से, बिना दबाव या धमकी के बनाई गई हो। 3 है कि विल में टेस्टेटर के सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन हो। अगर वो पढ़ा हुआ है, लिटरेट पर्सन है तो सिग्नेचर, अगर वो इलिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो थंब इंप्रेशन लगाएगा। 4 में है कि कम से कम 2 गवाह, 2 विटनेस तो होना चाहिए, कम से कम 2 गवाह तो होना चाहिए कि हस्ताक्षर हो, सिग्नेचर हो, जिन्होंने विल को बनते देखा हो। मतलब कम से कम कि 2 आपका विटनेस, 2 गवाह का सिग्नेचर होना चाहिए विल पे, और वो कम से कम विल को बनाते हुए देखे हो। 5 एक विल स्पष्ट हो। विल क्या है कि क्लियर होना चाहिए, किसे क्या मिलता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर विल बना दी तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर विल वैलिड होती है, और क्या अनरजिस्टर्ड विल भी मान्य है? अगर आप ये नहीं जानते तो फैमिली डिस्प्यूट या विल रिजेक्ट होने का खतरा है। अनरजिस्टर्ड विल, क्या विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? तो इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड होती है, कि हर विल को रजिस्टर्ड कराना ही पड़ता है। तो क्या अनरजिस्टर्ड विल भी मान्य है? तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, पहले जो विल जो होता है, जो आपका वसीयत होता है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होता है।
इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का एक्ट है, विल को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है वो डायरेक्ट बोलता है कि जो विल वसीयत है उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, परंतु रजिस्ट्रेशन करवाना एडवाइजेबल है। ऐसे आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसको सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि एक वैलिड एविडेंस होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उस विल को इनवैलिड मान लिया जाएगा। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, रमेश वर्मा थ्रू एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस राजेश सक्सेना एंड एनोदर, 2017 का जजमेंट है। इसमें क्या है कि रमेश वर्मा की प्रॉपर्टी पर दो लोगों ने ऑनरशिप का दावा किया। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे प्रॉपर्टी विल से मिली है, लेकिन विल अनरजिस्टर्ड थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इसके रिगार्डिंग क्या था ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। जो वसीयत का आपने जो रजिस्ट्रेशन कराना वो ऑप्शनल है, यानी क्या, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड विल भी है, बिना लिखित विल वसीयत है, वो भी मान्य होगी। विल की वैलिडिटी उसके एग्जीक्यूशन सिग्नेचर विटनेस पर निर्भर करती है। जो आपका वसीयत का जो आपका वैलिडिटी है, वैधता है, वो उसके हस्ताक्षर और उसके गवाह पर निर्भर करती है, न कि रजिस्ट्रेशन पर। यदि विल जेन्युइन है और विटनेस जैसे गवाह ने उसका सपोर्ट किया है तो वह पूरी तरह वैलिड है, वैध है। विल अनरजिस्टर्ड होने पर भी वैलिड होती है। तो अगर ये तीन शर्तें अगर पूरी हो तो विल जो है अनरजिस्टर्ड होने पर भी वैलिड होती है। तो पहला क्या है कि टेस्टेटर जो विल बनाया है साउंड माइंड में हो, यानी कि वो अपने साउंड माइंड में वो विल को वसीयत को बना रहा हो, कि वो उसके पास सोचने समझने की, जब विल बना रहा हो तो उसके पास सोचने समझने की कैपेसिटी में है, उसने अपनी मर्जी से विल बनाई हो। और तीसरा क्या है कि दो विटनेस के सिग्नेचर मौजूद हो, यानी कि दो गवाह के सिग्नेचर तो मौजूद होना ही चाहिए उस पर। क्या विल बनाने के लिए एक लॉयर की जरूरी है? तो इसमें क्या है कि व्यक्ति खुद अपनी विल बना सकता है, उसके लिए कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है। कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि विल के लिए वकील की जरूरी है। विल बनाने के लिए सिर्फ एक प्लेन पेपर चाहिए। लैंग्वेज सिंपल हो सकती है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज अगर समझ सकते हैं वो हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप अपना वसीयत बना सकते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी जरूरी नहीं है, जो कि आप जैसे कि इसमें डायरेक्ट उसमें मेंशन ना करें कि इस सेक्शन ये धारा के अनुसार हम वसीयत बना रहे हैं, ये मेंशन करने की उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती है। दो विटनेस का होना जरूरी है, जो दो गवाह है उसका होना जरूरी होता है। अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा है या डिस्प्यूट का डर है तब लॉयर से ड्राफ्ट करवाना बेस्ट है। अगर आपका प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है, अगर लगता है कि आपको फर्दर कभी माने आगे चल के डिस्प्यूट हो सकता है, तो आप किसी एडवोकेट से आप ड्राफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन ड्राफ्ट करवाना जरूरी नहीं है, एक प्लेन पेपर पे आप अपना विल खुद बना सकते हैं। अगर कोई दो विल बना दे, कौन सी वैलिड मानी जाएगी? तो इसका सबसे पहला चीज है कि लास्ट विल प्रिवेल रूल। इसमें क्या है कि जो ये रजिस्ट्रेशन और विल, जो आपका रजिस्ट्री निबंधन होता है प्रॉपर्टी का, और वसीयत बनाने में, दोनों में यही अंतर होता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन जो निबंधन होता है प्रॉपर्टी कराते हैं, वो जो आपका जो फर्स्ट परचेजर होता है वो वैलिड होता है। लेकिन इसमें क्या आता है कि वसीयत के मामले में जो आपका लास्ट जो विल बनाया गया है वो वैलिड होती है। यानी अगर एक व्यक्ति ने कई विल बनाई है तो सबसे आखिरी वाली वसीयत वैलिड मानी जाएगी। हर नई विल ऑटोमेटिकली दूसरी विल को कैंसिल कर देती है। जो आगे वाली जो विल आएगी नई विल, वो पुराने वाले जो विल है उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगी, रिवोक कर देगी। अगर उसमें एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली लिखा है कि दिस विल सुपरसीड्स ऑल प्रीवियस विल, ये क्या है कि आपको ये अगर आप विल में लिख देते हैं तो ये सबसे बेहतर होता है कि जो आपकी पुराने वाली जो पहले वाली जो विल है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2018 में एक विल बनी, फिर 2022 में नई विल बी बनी। विल बी वैलिड होगी क्योंकि वो आखिरी है। अगर नई विल में कुछ अनक्लियर है, जैसे पूरी पुरानी कैंसिल नहीं की गई, तो कोर्ट दोनों विल को इंटरप्रेट करेगा, देखेगा कि मेकर की असली इच्छा क्या थी।
अगर जैसे कि अनक्लियर है, जैसे कि फर्दर जो सबसे लास्ट वाला जो वसीयत है वो अनक्लियर है, उसमें कुछ पता नहीं चलता है, तो उसमें क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगी कि दोनों को इंटरप्रेट करेगी और उसमें देखेगी कि जो अटेस्टेटर है, जो विल बनाया है, उसकी क्लियर इंटेंशन क्या है। विल और सेल डीड, अगर टेस्टेटर विल के बाद प्रॉपर्टी बेच दे तो क्या होगा? तो विल जो होता है ना, डेथ के बाद इफेक्टिव होता है। जो आपका वसीयत होता है वो टेस्टेटर जो विल बनाया उसके डेथ के बाद इन्फोर्स में आती है। इसलिए जब तक विल बनाने वाला जिंदा है वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, दान कर सकता है या गिफ्ट दे सकता है। जब वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो उस प्रॉपर्टी पे विल ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। जब वो प्रॉपर्टी अगर सेल कर देता है किसी और पर्सन से तो क्या होगा, प्रॉपर्टी जो पहले वाले विल थे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। विल फ्यूचर ऑनरशिप बताती है। अगर प्रॉपर्टी अब उस व्यक्ति के पास ही नहीं है, बेच गई, तो विल उस हिस्से पर लागू नहीं होगी। अगर जैसे कि प्रॉपर्टी को सेल कर दी गई तो ऑनरशिप तो दूसरे के पास ट्रांसफर हो गई, तो फिर विल की बात ही नहीं रहती है कोई भी, तो विल वैलिड ही नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि रामलाल जी ने 2020 में बेटे के नाम विल बनाई, लेकिन 2024 में वो प्रॉपर्टी बेच दी। अब वो प्रॉपर्टी विल के तहत नहीं जाएगी। अगर विल खो जाए या ओरिजिनल कॉपी नहीं मिले तो क्या कोर्ट फोटो कॉपी मानता है? ये भी एक बड़ी डिस्प्यूट का है। ये भी एक बात है कि आपकी जैसे कि ओरिजिनल जो कॉपी है वो कभी कभी खो जाती है या फट जाती है या कभी कभी फ्लड या बाढ़ में वो बह जाती है, तो उसमें जो उसका फोटो कॉपी क्या कोर्ट मानेगी? तो नॉर्मली कोर्ट ओरिजिनल विल ही स्वीकार करती है। सेक्शन 63 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है या सेक्शन 68 है एविडेंस एक्ट, वो कहती है कि जो विल होगा, जो वसीयत होगा, वो ओरिजिनल ही एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी कोर्ट। परंतु एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में, कुछ जो ऐसे सर्कमस्टांसेज, जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं फोटो कॉपी भी हम ले सकते हैं, तो वो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर ओरिजिनल विल जेन्युइनली खो गई हो तो कोर्ट फोटो कॉपी या सेकेंडरी एविडेंस स्वीकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ देना पड़ेगा कि ओरिजिनल विल वास्तव में खो गई है, विल सच में वही थी, और विटनेस कंफर्म करते हैं कि विल उन्हीं के देखरेख में साइन हुई थी। जो दो विटनेस के देखरेख में जो विल साइन हुई थी, अगर वो कंफर्म करते हैं कि उनके देखरेख में विल साइन हुई है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उसकी फोटो कॉपी भी स्वीकार कर सकती है। क्या विल में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बैंक बैलेंस या ज्वेलरी लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि विल में आप मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कैश, बैंक डिपॉजिट, ज्वेलरी, शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों आप वसीयत में बना सकते हैं। जैसे हाउस, लैंड, फ्लैट दोनों लिख सकते हैं। जो सेक्शन 59 है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो भी आपका वसीयत है, चाहे आपका हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पारसी, सारे के सारे हिंदू सक्सेशन एक्ट से ही गवर्न होता है विल। तो हिंदू सक्सेशन नहीं, इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है, जो 1925 का एक्ट है। तो जो आपका सेक्शन 59 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को डिस्पोज करने का अधिकार रखता है उसे विल में शामिल कर सकता है। विल सिर्फ जमीन या मकान तक सीमित नहीं होती, आप उसमें ये भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट कौन संभालेगा, जो आपका बैंक अकाउंट है वो कौन संभालेगा, ज्वेलरी किसे मिलेगी, इंश्योरेंस या पेंशन अमाउंट किसे दिया जाएगा। विल से ऑनरशिप ट्रांसफर आफ्टर डेथ माने मरने के बाद होता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम नहीं। जो आपका विल से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो डेथ के बाद होती है, ड्यूरिंग माने जिंदा रहते वक्त तो नहीं होती है। बेनिफिशियरी को प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए प्रोबेट या म्यूटेशन कराना पड़ता है। ये प्रोबेट जो है एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोबेट कैसे किया जाता है, प्रोबेट कैसे किया, प्रोबेट को फिर कैंसिल कैसे कराया जाता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विल बनाने वाला जीवित है तो वह प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, विल को किसी भी समय रद्द कर सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर पिता ने बेटे के नाम विल बनाई है लेकिन खुद जीवित है
तो बेटा अभी मालिक नहीं है। बेटा कब मालिक होगा? जब जो टेस्टेटर है, जो विल बना रहा है, जैसे कि पिता अपने बेटे के लिए बना रहा है, तो पिता के मरने के बाद ही बेटा उसका मालिक होगा। विल पर डिस्प्यूट होने पर क्या करे? अगर कोई विल को फेक या फोर्ज बताता है तो मामला सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। जनरली क्या होता है कि इसका जो आपके वसीयत से रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होती है, आपके जो क्षेत्राधिकार में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास जाता है। वहाँ कोर्ट एविडेंस देखकर तय करती है कि विल असली है या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि विल में प्रॉपर्टी का जैसे पूरा डिटेल, पूरा विवरण उसमें लिख दीजिए कि प्लॉट नंबर, एरिया, बाउंड्री, विटनेस जो हो विश्वसनीय हो, जिनका बाद में पता लगाया जा सके, पॉसिबल हो तो विल को रजिस्टर्ड कराएं, एक कॉपी घर में एक लॉयर को या ट्रस्टेड पर्सन के पास रखें। ये आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप विल बनाते वक्त ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्या विल वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है? तो कानून के अनुसार विल को कभी भी बदला, रद्द, कैंसिल या दोबारा लिखा जा सकता है जब तक विल बनाने वाला व्यक्ति जो टेस्टेटर है जीवित है और सही मानसिक स्थिति में है, साउंड माइंड में है। तो सेक्शन 62 इंडियन सब्सेक्शन एक्ट 1925 कहता है कि विल को बदलने के लिए 3 तरीके होते हैं। जब तक टेस्टेटर जिंदा है, जब तक विल बनाने वाला जिंदा है और वो आपका मानसिक स्थिति में है, तो कभी भी विल को बदल सकता है। और विल को बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि नई विल बनाकर क्या करेगा कि एक नई विल बना के पुराने वाले विल को कैंसिल कर सकता है। अगर आप पुरानी विल को बदलना चाहते हैं तो नई विल बना दीजिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नई विल में शुरुआत में लिखना जरूरी है कि आई हियर बाई रिवोक ऑल माई प्रीवियस विल्स एंड कोडिसिल मेड बाई मी। इसमें क्या है कि आप जैसे कि नया विल बना रहे हैं तो उसमें एक क्लॉज जो है ना, उसमें एक मेंशन कर दीजिए, मैंने उसमें एक लिख दीजिए कि जो भी हमारे पुराने जितने भी विल वसीयत बनाए हैं, चाहे उसके रिलेटेड जो भी कोडिसिल का मतलब होता है कि जो आपने वसीयत बनाया है उसका कुछ एमेंड का मतलब कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, चाहे उसमें घटाना चाहते हैं, उसी को कोडिसिल बोलते हैं। तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि जो भी पुराने विल है या कोडिसिल है उसको हम रद्द करते हैं। इससे पुरानी विल अपने आप रद्द मानी जाएगी। कोडिसिल दूसरा क्या है कि कोडिसिल बनाकर, बाय मेकिंग अ कोडिसिल। कोडिसिल वहीं बताया था ना कि जैसे कि आपने एक विल बना दिया बट उसमें आप चाहते हैं कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ घटाना चाहते हैं, तो आप एक कोडिसिल उसको कुछ एमेंड करके यानी चेंज करके आप एक दूसरा विल बना सकते हैं। तो विल क्या होगा, पहले इसमें कोडिसिल के मामले में क्या होता है कि जो पुराना विल होता है वो भी वैध होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक कोडिसिल भी वैध होता है। दोनों एक साथ उसको पढ़ के तब आपका वसीयत डिसाइड किया जाता है। तो कोडिसिल बनाकर अगर आप विल का सिर्फ कुछ हिस्सा बदलना चाहते हैं, जैसे किसी एक प्रॉपर्टी का नाम या किसी बेनिफिशियरी का हिस्सा, तो आप कोडिसिल बना सकते हैं। कोडिसिल का मतलब होता है कि सप्लीमेंट टू विल, यानी विल में छोटा अमेंडमेंट, छोटा चेंज। एग्जाम्पल है कि इन माई अर्लियर विल डेटेड 12 मार्च 2020, जैसे कि मेरा जो पहला वाला विल था जो 12 मार्च 2020 को मैंने लिखा था, आई नाउ चेंज द शेयर ऑफ माई सन फ्रॉम 40% टू 50%। उसमें क्या है कि मैं अपने बेटे का जो शेयर है 40% से 50% बढ़ाता हूँ। कोडिसिल को भी विल की तरह ही साइन और 2 विटनेस की उपस्थिति में एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। जो कोडिसिल बना रहे हैं वो भी विल के तरह उसको भी साइन और 2 विटनेस के प्रेजेंस में आप उसको कोडिसिल को भी आप बनाना होता है। विल को तीसरा क्या है कि विल को रद्द करके बाय रिवोकिंग अ विल, माने विल को आप रद्द कर दीजिए। आप विल को बिना नई विल बनाए भी रद्द कर सकते हैं। कैसे? विल को फिजिकली डिस्ट्रॉय कराना, जलाना, फाड़ना या काट देना। जो आप वसीयत बनाए हैं उसको क्या कीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए या काट दीजिए, तो भी वो वसीयत क्या हो जाएगा कि उसको रद्द माना जाएगा। डिक्लेरेशन देना, एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं कि आई हियर बाई कैंसिल माई प्रीवियस विल। एक पेपर में आप जैसे 2 विटनेस के में आप क्या कीजिए कि उस एक और आप
लिख दीजिए उसमें कि जो भी हमारे पुराने विल है जितने भी है उसको हम कैंसिल करते हैं, तो उस तरह से भी कैंसिल हो सकता है। कोर्ट या रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देना, अगर आपका रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार का वसीयत है तो आप उसको कोर्ट या रजिस्ट्रार को आप लिखित रूप से दे सकते हैं कि मैं जितना भी पहले का जो वसीयत बनाया हूँ वो सारे के सारे कैंसिल किया जाए। इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट का टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोर्ट को ही दे रहे हैं, रजिस्ट्रार को ही दे रहे हैं, तो फिर डिस्प्यूट का मैटर नहीं बनता है। नोट, अगर विल को डिस्ट्रॉय किया गया है तो उसकी कॉपी या फोटो कॉपी वैलिड नहीं मानी जाती। अगर विल को बर्बाद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो उसके फोटो कॉपी को वैलिड नहीं मानी जाएगी। रजिस्टर्ड विल बदलने का क्या तरीका है? रजिस्टर्ड विल को भी कभी भी बदला या कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए नई विल को भी रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए एडवाइजेबल है, क्योंकि रजिस्टर्ड विल तो आप ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन करा चुके होते हैं रजिस्ट्रार के सामने, तो आपको बदलने के लिए भी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को जो भी आप जाइए वहाँ पे उसको बोल दीजिए कि हम उसको अगर रिवोक करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चाहे कोई प्रकार का चेंज करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। इसमें कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो आपका वसीयत का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, एक ऑप्शनल है, लेकिन अगर फ्यूचर अगर डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर कर लीजिए। विल को साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? तो जो व्यक्ति विल पर भरोसा करता है, मैंने जिसका जो कह रहा है कि मेरे सपोर्ट में विल बनाया गया है, मेरे को विल बनाया गया है, वही पर्सन अपना एविडेंस देगा, वही पर्सन साक्ष्य देगा। उसे यह साबित करना होगा कि विल सही तरीके से बनी है, यानी टेस्टेटर विल बनाने वाला ने होश में है, अपनी मर्जी से और गवाहों की मौजूदगी में साइन किया था। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बेनिफिशियरी लाभार्थी पे होगा, और उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो विल जो है खुद टेस्टेटर जो है, जो विल बनाने खुद बनाया हो, और वो बनाने वक्त होश में था, मानसिक स्थिति में था, अपनी मर्जी से बनाया है और गवाहों की मौजूदगी में बनाया, साइन किया था। अगर ये साबित हो जाए तो विल को जो वसीयत है उसको जेन्युइन मानी जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि वसीयत पे संदेह की स्थिति बन जाती है, तो संदेह की स्थिति में कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है कि अगर विल में कोई शक की बात है, जैसे एक ही व्यक्ति को सारी संपत्ति मिल रही है या गवाह रिश्तेदार है, तो उसे एक्स्ट्रा प्रूफ से साबित करना पड़ेगा। यानी विल वैलिड हो सकती है पर सस्पिशन दूर करना जरूरी है। तो आज ये जो आपका वसीयत से रिलेटेड जो वीडियो था, इसमें हमको लगता है कि सारे की सारी एक एक बात को हम लोगों ने डील किया है इसमें, लेकिन कुछ जैसे कि बातें हैं कि प्रोबेट कैसे किया जाएगा विल को लेकर, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप वसीयत बना सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं बना सकते हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और इस नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।